नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने गरीबी को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय संतुलन को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर बेरोजगारी से। देखिए, बेरोजगारी का सीधा मतलब होता है काम या रोजगार ना मिलना, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली शर्त यहाँ पर क्या होती है कि व्यक्ति कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति में कार्य करने के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वह व्यक्ति जो है प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए या तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास में आप किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं और उस कार्य के लिए आप नियोक्ता से मनमाने तरीके से सैलरी मांग रहे हैं, तब भी आपको रोजगार नहीं मिलने की उम्मीद है। और तीसरी चीज हो सकता है कि आप अगर काम करने के लिए सक्षम भी हैं, आप में योग्यता भी है, आप प्रचलित मूल्यों पर जो है काम करने के लिए भी तैयार हैं, आप में इच्छा भी है, उसके बावजूद यदि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, बेरोजगारी कहलाएगी। और जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा वह क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। इसीलिए हम इस परिभाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि किसी सक्षम व्यक्ति को, किसी सक्षम व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छा होने पर भी काम ना मिलने की स्थिति को ही क्या कहते हैं, हम बेरोजगारी कहते हैं। अब यहाँ पर जो सक्षमता है, इसकी जो सक्षमता है, इसकी आयु की उच्चतम सीमा नहीं है, परंतु इसके लिए जो निम्नतम सीमा है उसका निर्धारण NSO, अगर हम देखें तो पहले ये NSSO था और अभी NSSO ने इसका निर्धारण किया है और उसके लिए आय समूह कितना होना चाहिए, 14 से 59 वर्ष के बीच का आय समूह। अब हम यहाँ पर बेरोजगारी से संबंधित अन्य परिभाषाओं को भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि एग्जाम्स में 11 नंबर में या 5 नंबर में कोई उत्तर लिखने के लिए हमारे पास में कई शब्दों में परिभाषाएं तैयार होनी चाहिए। तो पहली परिभाषा जो कि हम पढ़ चुके हैं कि देखिए, जब समाज में प्रचलित मूल्यों पर भी काम करने के लिए यदि कोई व्यक्ति इच्छुक होता है और उसमें योग्यता भी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार एवं ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जाती है जो सक्षम एवं काम करने के क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है, सक्रियता से काम या रोजगार ढूंढने पर भी, काम या रोजगार ढूंढने में अक्षम एक सक्षम व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा एवं ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, बेरोजगारी कहलाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी से अभिप्राय है जिसमें कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से योग्य होते हुए भी रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाता है, इसे बेरोजगारी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है बेरोजगारी के मापन के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ष की जो है संकल्पना की गई है और भारत सरकार ने यहाँ पर 8 घंटे प्रतिदिन और एक वर्ष में 2 से 73 दिन, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे और एक वर्ष में 273 दिन कार्य करता है तो उसे जो है रोजगार एम्प्लॉयड माना जाएगा और इसे ही क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड ईयर, अर्थात 8 आवर्स और वो भी कितना, 273 दिन। ये 2 शर्तें पूरी हों तो इसे ही स्टैंडर्ड ईयर माना जाता है। अब परीक्षा में हो सकता है 3 नंबर में बेरोजगारी से संबंधित कई अवधारणाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो हमें यहाँ पर जो जितनी भी अवधारणाएं हैं या परिभाषाएं हैं इनको 3 नंबर के लिए तैयार करना है। पहला है यहाँ पर श्रम बल। हो सकता है पूछा जाए सीधा कि श्रम बल क्या है या श्रम बल से आप क्या समझते हैं। तो श्रम बल का सीधा मतलब होता है, श्रम बल से तात्पर्य है व्यक्तियों की वह संख्या जो वर्तमान मजदूरी दरों पर, वर्तमान
मजदूरी दरों पर काम या रोजगार करने के योग्य भी है और कैसा है, इच्छुक भी है। राइट, ये परिभाषा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो राइट, व्यक्तियों की वह संख्या जो वर्तमान मजदूरी दरों पर रोजगार के योग्य है और क्या है, काम करने का इच्छुक भी है, तो उन व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहेंगे, श्रम बल कहेंगे। राइट, ये हो गया यहाँ पर श्रम बल। अब दूसरा होता है यहाँ पर कार्यबल, जिसको क्या कहा जाता है, वर्कफोर्स कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर श्रम बल में से उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो वर्तमान मजदूरी दर पर रोजगार के योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं, परंतु वो अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, राइट, तो उसे क्या कहा जाएगा, कार्यबल कहा जाएगा। तो कार्यबल का सीधा सा मतलब है, यदि हम कार्यबल देखें तो यदि श्रम बल में से उन व्यक्तियों की संख्या को हटा दें जो काम करने के योग्य हैं एवं इच्छुक भी हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं या एम्प्लॉयड नहीं हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्कफोर्स कहलाएगी। अब तीसरा यहां पर आ जाएगा श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। देखिए हमारे देश में ऐसे व्यक्ति जिनके पास में रोजगार है, तो रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या हो जाएगी। तो उसमें अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही क्या कहलाएगी, श्रम बल भागीदारी दर कहलाएगी। राइट, अब यहां पर ध्यान रखना, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो रोजगार व्यक्ति हैं और जो बेरोजगार हैं वही तो कुल जनसंख्या होगी। नहीं, इसमें दरअसल जो है आश्रित जनसंख्या सम्मिलित नहीं है। आश्रित जनसंख्या मतलब कौन कौन हो जाएगा, जैसे अगर हम देखें भाई, जो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एनएसओ ने निर्धारित किसका किया, 14 से लेकर 60 वर्ष तक। राइट, इस आयु की व्यक्ति की जनसंख्या को क्या कहते हैं, कार्यबल कहते हैं। तो इसका हम सीधा सा, जैसे मैंने बताया था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या को भी हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सी हो जाएगी, कार्यशील जनसंख्या, राइट, और दूसरी यहां पर कौन सी हो जाएगी, आश्रित जनसंख्या हो जाएगी। राइट, आश्रित जनसंख्या वह होती है जो कि क्या होती है, आश्रित जनसंख्या पर निर्भर होती है। राइट, जैसे यहां पर हमने समझा था कि कितना है, 14 से 59 वर्ष या 60 वर्ष। तो यहां पर वही मैं आपको समझा रहा हूं कि 14 से जो 59 वर्ष की जो जनसंख्या है उसको ही हम क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और 14 से कम अर्थात बच्चे और 60 वर्ष से अधिक सीनियर सिटीजन, इनको ही क्या कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। राइट, जो कि अपने दैनिक कार्यों के लिए, अपने व्यय के लिए कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होते हैं। राइट, तो यहां पर जो श्रम बल भागीदारी दर होती है उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल क्या हो जाएगी, कार्यशील जनसंख्या। वही कार्यशील जनसंख्या का ही एक भाग क्या होगा, जिनके पास में रोजगार है, और दूसरा भाग क्या होगा, जिनके पास में रोजगार नहीं है अर्थात बेरोजगार। तो रोजगार प्राप्त व्यक्ति एवं बेरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात कार्यशील जनसंख्या बटे जो कुल जनसंख्या होगी उसमें अगर हम 1000 का गुणा कर दें तो वही क्या होगा, श्रम बल भागीदारी दर होगी। राइट, अगला हो जाएगा यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात अर्थात वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो। राइट, और इसको हम कैसे निकालते हैं कि रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या गुणित 1000। तो यह क्या होगी, यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात होगा। और इसका विपरीत क्या होगा, बेरोजगारी दर। ये 3 नंबर में पूछा जा चुका है। तो बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या होता है, तो यहां पर बेरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बटे श्रम बल का आकार। ध्यान रखना, श्रम बल में कौन आ जाएंगे, को पूरे वह व्यक्ति जो कि मजदूरी दर पर काम करने के योग्य भी है और इच्छुक भी है, उन व्यक्तियों की टोटल जो संख्या है उसको ही हम क्या कहते हैं, श्रम बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी दर होती है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या
बटे श्रम बल का आकार गुणित 1000 को ही क्या कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो या फिर बेरोजगारी दर कहा जाता है। राइट, तो ये थी यहाँ पर बेरोजगारी से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अब मुख्य परीक्षा में यहाँ पर बेरोजगारी के कई प्रकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है इसको हमको 5 नंबर के लिए और 11 नंबर के लिए तैयार करना है। हो सकता है कि 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए या बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए, या फिर हो सकता है 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि बेरोजगारी क्या है, घर्षण बेरोजगारी को समझाइए, या हो सकता है संरचनात्मक भी बेरोजगारी पूछ ली जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए, 11 नंबर का प्रश्न, और हो सकता है कि जो बेरोजगारी का कोई एक प्रकार है उस पर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट, तो अब हम समझेंगे यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणाली होती है, लोगों का जो समूह होता है तथा अन्य कारणों के आधार पर हम गरीबी को कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। परंतु आर्थिक प्रणाली के आधार पर जो है, आर्थिक प्रणाली या जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके आधार पर हम गरीबी को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए जो ऐसे देश जो विकसित हैं उनमें विशेष प्रकार की गरीबी पाई जाती है, और जो विकासशील है या विकसित है, अल्प विकसित है या विकासशील है, वहाँ की जो आर्थिक प्रणाली होती है उसके अनुरूप वहाँ पर अलग प्रकार की गरीबी पाई जाती है। राइट, बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर विकसित देशों में, तो विकसित देशों में मुख्य रूप से कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है एवं घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। क्योंकि विकसित देशों में मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और वहां पर मांग एवं उत्पादन में कमी के कारण घर्षण बेरोजगारी एवं चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। और वहीं पर अगर हम विकासशील देश की एवं अल्प विकसित देशों की बात करें तो उनमें कैसी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। राइट, तो ये तो एक प्रकार हो गया कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी है कि भाई उन देशों की आर्थिक प्रणाली में संरचना ही ऐसी है कि पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त ही नहीं हो पाता है। इसके साथ ही ये एक प्रकार का हो जाएगा। फिर शहरी बेरोजगारी भी पाई जाती है, औद्योगिक बेरोजगारी। राइट, शहरों में जो है शहरी बेरोजगारी, फिर शहरों की जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक आधारित होती है तो शहरी बेरोजगारी, फिर औद्योगिक बेरोजगारी एवं कौन सी हो जाएगी, शिक्षित बेरोजगारी, कि भाई शिक्षा होने के बावजूद भी रोजगार ना मिलना। वहीं हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी पाई जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है, कृषि होता है। इसीलिए कृषि में पाई जाने वाली 2 प्रमुख बेरोजगारियां अर्थात मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं ग्रामीण जो बेरोजगारी है ये कृषि आधारित क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारियां हैं। और शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी एवं शहरी बेरोजगारी ये शहरी क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारियां हैं। और विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके इन बेरोजगारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, या साइक्लिक क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। देखिए, जो चक्रीय बेरोजगारी है यह मुख्य रूप से जो पूंजीवादी बाजार शक्तियां होती हैं। राइट, या सीधा हम कह सकते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाने वाली प्रमुख क्या होती है, बेरोजगारी होती है। उसका कारण ये है कि समझिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें बाजार में जो संतुलन होता है वो किससे होता है, मांग एवं आपूर्ति से होता है। राइट, किससे होता है, मांग एवं आपूर्ति से। तो जैसे जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में मांग बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी आपूर्ति के लिए उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। राइट, और जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु क्या होता है कि ऐसी स्थिति में भी एक पीक टाइम आता है।
राइट। एक पीक टाइम के बाद में मांग भी घटने लगती है एवं उत्पादन भी क्या होता है, घटने लगता है। तब जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान, अर्थात मांग एवं आपूर्ति का जो उच्चतम एवं निम्नतम का चक्र होता है, अर्थात बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगारों की संख्या में जो अल्पकालिक गिरावट होती है उसके ही क्या कहा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से बाजार में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसकी वजह से जो समग्र मांग क्या होती है, प्रभावित होती है। तो उतार चढ़ाव की वजह से समग्र मांग प्रभावित होती है और इस वजह से मांग यदि कम है तो उससे धीरे धीरे उत्पादन में भी क्या होती है, कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। राइट। अब अगर इसके समाधान की बात करें तो चक्रीय बेरोजगारी को दूर करना अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि जब मांग एवं आपूर्ति का क्या होगा, गिरावट वाला फेज होगा तो चक्रीय बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन एक समय के बाद में मार्केट में पुनः जब मांग में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादन के माध्यम से आपूर्ति में भी वृद्धि की जाएगी, तब इस बेरोजगारी में जो है क्या होगी, कमी आएगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार अपनी मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में समायोजन करके जो है चक्रीय बेरोजगारी का समाधान निकाला जा सकता है। राइट। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी। यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी दोनों ही महत्वपूर्ण है, जिनके 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। तो कुछ देर मैंने पहले बताया था कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है उसका संबंध किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली या आर्थिक गतिविधियों की संरचना से होता है। इसीलिए जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्या है, बेरोजगारी है। अब देखिए, किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली या आर्थिक गतिविधियां या फिर हम ये कहें कि उत्पादन इकाइयां, अगर पहली चीज उनकी संख्या ही क्या है, कम है। एक तो जो है उत्पादक इकाइयां हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं, उनकी संख्या पहले से ही कम है। दूसरी चीज ये है कि वो जो जितनी भी इकाइयां हैं वो पुरातन प्रकृति की हैं, अर्थात उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बैकवर्ड है या पारंपरिक है, कन्वेंशनल है। तो उसकी वजह से जो है श्रम बल का एक बड़ा वर्ग जो है वो क्या होता है, कार्यविहीन हो जाता है। तो उस बेरोजगारी को ही क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है इसका सीधा संबंध किससे होता है, सप्लाई साइड से होता है, ना कि डिमांड साइड से, अर्थात ना कि मांग पक्ष से। इसीलिए आपूर्ति पक्ष में यहाँ पर मुख्य रूप से 2 चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि एक तो पूंजीगत संसाधन, राइट, पूंजीगत संसाधन जैसे हो जाएंगे मशीन, उपकरण इत्यादि, एवं पूरक संसाधन जैसे आधारभूत संरचना, अर्थात सड़क, बंदरगाह, मशीन, उपकरण, ये यदि पुरातन प्रकृति के हैं या इनके क्या है, कम है, तो इनकी संख्या में कमी होने की वजह से जब रोजगारों का सृजन नहीं होगा तो वह कैसी होगी, संरचनात्मक क्या होगी, बेरोजगारी होगी। या फिर रोजगार के लिए आवश्यक जो है कुशलता की क्या है, कमी है। राइट। इस तरीके से देखें तो ये जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को अगर दूर करने की बात करें तो तुलनात्मक क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि इससे हमारे जो उत्पादक इकाइयां हैं या औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनकी संरचना में ही, अर्थात उनकी जो पूंजीगत संसाधन है उनमें भी हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर जो है रोजगार सृजित होंगे। या फिर जो भी व्यक्ति हैं या जो भी इच्छुक जो है कार्यबल है उसकी कुशलता में भी हमको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर किसी भी देश में बचत को बढ़ाया जाए, राइट, निवेश को बढ़ाया जाए तथा
कौशल विकासी से जुड़ी हुई अगर दीर्घकालीन जो है रणनीतियां लागू की जाएं तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी है इसको धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत चूंकि विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है और भारत में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था पाई जाती है और इसके निदान के लिए दीर्घकालीन रणनीतियां बनाना जरूरी है, ताकि मतलब दीर्घकालीन रणनीतियां बनाना जरूरी है जिसमें कौशल विकास भी हो सके, निवेश भी हो सके और बचत भी हो सके, तब जाकर भारत से ये बेरोजगारी समाप्त होगी। अगली हो जाएगी छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? छिपी हुई है। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी को हम यहाँ पर छद्म बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, राइट, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। और यह जो बेरोजगारी है यह कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या होती है? प्रमुख बेरोजगारी होती है। कृषि क्षेत्र में क्या होता है? मान लीजिए एक 5 हेक्टेयर का क्या है? खेत है, 5 हेक्टेयर का खेत है। अब इसमें अगर एक ही व्यक्ति आधुनिक मशीनों से खेती करता है तब भी इसकी जो है प्रोडक्टिविटी क्या होगी? वही होगी, इसकी उत्पादकता वही होगी। इसमें अगर 2 व्यक्ति काम करें अर्थात दोनों भाई खेती करें तब भी वही उत्पादकता होगी। और अगर इसमें मान लीजिए कि तीसरा भाई जो कॉलेज में पढ़ने गया था वह भी आकर फिर से खेती करने लग गया, तीनों भाई 5 हेक्टेयर भूमि में ही खेती कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये तीनों जो भाई हैं इनके पास में रोजगार है, अर्थात ये तीनों भाई क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि इन तीनों भाइयों के काम करने से भी जो उत्पादकता है वो क्या है? शून्य है, या फिर उत्पादकता में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो इस बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? इन दोनों की, इसको क्या कहेंगे? सीमांत जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, राइट। जैसे अगर हम देखें कि जब इस बेरोजगारी में जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जैसे ये 2 भाई, ये ऊपर से तो क्या होते हैं? कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं, परंतु इन दोनों की वजह से एक तो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है और दूसरी चीज ये है कि जो है शून्य सीमांत उत्पादकता, अर्थात जो वृद्धि नहीं हो रही है, जो पूर्ववत वृद्धि है वही है जिसको हम शून्य सीमांत उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ में क्या होता है? कार्य में संलग्न होता है। तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है? छिपी हुई या डिस्गाइज्ड बेरोजगारी कहा जाता है, राइट। और इसके उत्पन्न होने के 2 कारण होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि कम होती है लेकिन जनसंख्या दबाव क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक बेरोजगार जो हैं उनका अभाव पाया जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों भाइयों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार होते तो ये खेती ना करके उस वैकल्पिक रोजगार में करते जिससे ये बेरोजगारी ना बढ़ती, राइट। अब अगर इसके समाधान की चर्चा करें तो यहाँ पर जो है छद्म बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कुटीर उद्योग है इसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो कृषि में जो लोग कार्यरत हैं वो कुटीर उद्योगों में आ जाएं, या फिर पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हमको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पड़ेंगे ताकि कुछ लोग खेती कर सकें और जो लोग जिनकी वजह से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है वो वैकल्पिक रोजगारों की तलाश में जुट जाएं या वैकल्पिक रोजगार में कार्यरत हो जाएं, तो उससे छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो कम हो जाएगी। अब आ जाएगी यहाँ पर घर्षणात्मक, या जिसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसके बीच में? मांग एवं पूर्ति में भिन्नता के कारण। देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में होती है तो खराब स्थिति में होने की वजह से कभी मांग तो कभी जो उसकी पूर्ति है उसमें काफी क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के कारण मांग एवं आपूर्ति में जो भिन्नता है और उस भिन्नता के कारण ही जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। और ये जो
घर्षण बेरोजगारी होती है, ये लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाने वाला एक क्या होता है, आधारभूत लक्षण होता है। क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें मांग एवं आपूर्ति में भिन्नता तो पाई ही जाएगी, इसीलिए इसको 100% समाप्त करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसको हम कम जरूर कर सकते हैं। अब इस बेरोजगारी के कई कारण भी होते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि पहले से ही संलग्न रोजगार जो है उसको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति नए रोजगार की क्या करता है, तलाश करता है। जैसे गर्मियों के जैसे कोई शिक्षक है, जब गर्मियों के दिनों में जैसे वो स्कूल में पढ़ाता, अब 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी, उसका रोजगार हो जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, तो वो हो सकता है कि उस अपेक्षा में किसी दूसरे रोजगार की तलाश करे। तो कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति पहले से ही एम्प्लॉयड होता है लेकिन उसको छोड़कर नए रोजगार की तलाश करता है और जब तक उसको नया रोजगार नहीं मिल जाता, उसके बीच में जो बेरोजगारी होती है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी। या फिर तीव्र अर्थव्यवस्था में आधुनिक कुशलता की आवश्यकता होना, जबकि जो व्यक्ति है वो पारंपरिक जो है उसके पास में कुशलता है। जैसे वर्तमान समय में आईटी सेक्टर में अगर आप जो है वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर में बहुत क्या है दक्ष है, तो आपको रोजगार आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास में कंप्यूटर का प्रशिक्षण नहीं है, कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो फिर हो सकता है आपको रोजगार ना मिले। या फिर उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूचना के अभाव में भी जो है घर्षण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। राइट। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर अल्प रोजगार। ये भी बेरोजगारी का एक प्रकार होता है। अल्प रोजगार उत्पन्न होने के 2 कारण होते हैं। पहला तो ये है कि संबंधित व्यक्ति योग्यता के अनुरूप उसको रोजगार ना मिलना। जैसे कोई व्यक्ति के पास में मास्टर डिग्री है, पीजीडीसीए है, लेकिन वो प्यून की नौकरी कर रहा है या 10वीं पास स्टैंडर्ड की योग्यता वाली नौकरी को कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अल्प रोजगार कहा जाएगा। तो योग्यता के अनुसार रोजगार ना मिलना अल्प रोजगार कहलाता है। और दूसरा, कार्य करने की क्षमता के अनुसार रोजगार ना मिलना भी क्या कहलाता है, अल्प रोजगार कहलाता है। जैसे अगर आप 5 घंटे कार्य करने में सक्षम है और आपको 2 घंटे ही कार्य मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्षमता के अनुसार कार्य ना मिलना। राइट। अब अगर हम देखें तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जैसे देशों में अल्प रोजगार एक क्या है, बड़ी समस्या बना हुआ है। यहाँ पर कारण क्या है कि भारत में वर्तमान समय में हमारे देश में जो डिग्री सिस्टम है, डिग्री सिस्टम की वजह से पीजी डिग्री, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री सब लोगों के पास में है, लेकिन उनकी योग्यता के अनुरूप उनको जो है नौकरी मिल ही नहीं रही है। भाई जिनके पास में मास्टर डिग्री है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे देश में भी जो है ये अल्प रोजगार एक बड़ी क्या है, समस्या है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में जो रोजगार की गुणवत्ता है वह भी कमी है और उस पर क्या विपरीत प्रभाव भी डालता है। जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसेंट वर्क की जो है अवधारणा है, जो अवधारणा दी थी, इसके विपरीत हमारे देश में जो है वर्किंग पुअर्स की स्थिति देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर हमारे देश में काम तो कर रहे हैं, राइट, और फिर भी कैसे, वर्किंग पुअर्स। तो जो ILO की डिसेंट वर्क की अवधारणा है, इसके विपरीत अल्प रोजगार की वजह से हमारे देश में वर्किंग पुअर्स की जो है स्थिति देखने को मिलती है। उसके 2 ही कारण है, एक तो योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है और दूसरा जितनी क्षमता उतना रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, अल्प रोजगार। अब अगला हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा है कि देखिए मौसम में बदलाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बरसात के दिनों में रेनकोट अगर कोई बेचता है तो उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन जैसी बारिश समाप्त हो जाएगी रेनकोट छाता कोई नहीं खरीदेगा। वैसे ही ठंड के दिनों में स्वेटर इत्यादि इत्यादि। अगर हम देखें इसमें श्रमिक वर्ग को, इसको परिभाषा के तौर पर देखें तो इसमें जो भी व्यक्ति कार्य करता है, श्रमिक वर्ग है, उसको वर्ष के किसी एक भाग में या किसी एक विशेष मौसम में तो काम मिलता है, बल्कि दूसरी ऋतु में या दूसरे मौसम में उसको काम
प्राप्त नहीं होता है तो इसे ही क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और ये भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में एक प्रमुख चुनौती है। और यह भी कृषि में पाई जाने वाली क्या है, एक प्रमुख बेरोजगारी है। क्योंकि कृषि में जब फसल बुआई होती है और कटाई होती है तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको रोजगार मिलता है, बाकी समय पर वो क्या होते हैं, घर पर फ्री बैठे रहते हैं या बेरोजगार होते हैं। और इसको दूर करने के लिए भी क्या साधन है, एक तो हमें कृषि की उत्पादकता भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट, ताकि उन लोगों को उत्पादकता बढ़ाने में रोजगार मिल सके। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर जो गैर कृषि गतिविधियां हैं या हम ये कहें कि जो वैकल्पिक रोजगार हैं वह भी सृजित होने चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर बेरोजगारियों के हमने प्रमुख प्रकारों को पढ़ा। अब इसमें से यहाँ पर जो दो बची हुई हैं, यहाँ पर शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी, इसको भी हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। तो शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी के कारण और इनके समाधान ये भी हम अलग से करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना है। मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, संरचनात्मक, घर्षण, चक्रीय, ये हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो ये इसको हम बिल्कुल साधारण शब्दों में यही कह सकते हैं कि औद्योगिक दक्षता या औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने की योग्यता एवं इच्छा होने के बावजूद भी जब कार्य नहीं मिलता है तो वह औद्योगिक बेरोजगारी हो जाएगी। और शिक्षित बेरोजगारी की मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है, जैसे हमारे देश में रोजगार के लिए एजुकेटेड होना एक पैरामीटर माना जाता है, लेकिन क्या हो कि जब कोई व्यक्ति एजुकेटेड हो, उसके पास में डिग्री हो, तब भी वह बेरोजगार हो। तो यदि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, काम करने का इच्छुक है, उसके पास में योग्यता भी है, फिर वो उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, शिक्षित बेरोजगारी होगी। और ये दोनों हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं अगला जो है वो है हमारा बेरोजगारी का आधार। तो बेरोजगारी का जो आधार है, भारत में बेरोजगारी के आधार को प्रोफेसर राजकृष्ण ने 4 कसौटियों पर क्या है, बांटा है। जो कि सबसे पहला क्या हो जाएगा, समय आधारित हो जाएगा। ठीक है, कि बेरोजगारी, समय आधारित बेरोजगारी क्या है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को रोजगार तो मिलता है लेकिन वर्ष में कुछ दिनों ही उसको रोजगार मिलता है, या हम ये कहें कि यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष में, किसी वर्ष में पूर्ण रोजगार से कम काम करता है, अर्थात उसको मानक वर्ष से कम रोजगार क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे अगर 273 दिन का और 8 घंटे का क्या है, स्टैंडर्ड ईयर है, और उसे जैसे हमने कहा कि उसको 260 दिन का रोजगार प्राप्त होता है और एक दिन के लिए 6 घंटे का ही प्राप्त होता है, तो वह जो बेरोजगारी होगी वो क्या होगी, समय आधारित बेरोजगारी होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, आय आधारित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार तो करता है और उसको जो जितना भी वांछित न्यूनतम आय है उससे भी कम आय पर वो क्या करता है, रोजगार करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उससे जो बेरोजगारी होगी वो कैसी होगी, आय आधारित बेरोजगारी होगी। अर्थात उसको जितनी उसकी इच्छा है आय, उतने से कम उसको रोजगार मिल रहा है। फिर तीसरा हो जाएगी क्या, इच्छा आधारित बेरोजगारी हो जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में कार्य कर रहा है और उसको अपनी जो इनकम है इससे अधिक इनकम चाहिए, राइट, और उसको अपने से अधिक इनकम वाली जो है अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो उससे जो आय होगी वो क्या होगी, इच्छा आधारित। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर निष्पादन आधारित बेरोजगारी। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार से निकाल दिया जाए और वो बेरोजगार हो गया, परंतु इससे यदि उत्पादन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े तो उसे निष्पादन आधारित बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर भारत में बेरोजगारी का मापन, ये भी हो सकता है प्रश्न 5 नंबर में पूछा जा सकता है, राइट। तो भारत में जो बेरोजगारी का मापन है उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एनएसओ द्वारा, राइट, जो कि वर्तमान समय में क्या हो गया है, एनएसओ, क्योंकि सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया। तो एनएसएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी का मापन
3 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। और ये जो आधार हैं ये 1973 में भगवती कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। सबसे पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति क्या होती है कि देखिए, यदि समीक्षा वर्ष, जैसे अगर हमको 2021 के लिए आंकड़े जुटाने हैं तो समीक्षा वर्ष के पूर्व के 365 दिनों में, राइट, 2020 में अगर समीक्षा वर्ष है तो 2020 के, तो यहाँ पर सामान्य स्थिति क्या होगी? यदि समीक्षा वर्ष के एक वर्ष पूर्व या समीक्षा वर्ष के पूर्व के 365 दिनों में यदि किसी व्यक्ति को इन 365 दिनों में 183 दिन से अधिक काम नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थिति में क्या कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जाएगा। समझ में आया? यदि समीक्षा वर्ष, जैसे समीक्षा वर्ष 2021 है तो इसके 365 दिन जो पहले की स्थिति है उसमें से भी उन 365 दिनों में से यदि 183 दिन से अधिक का रोजगार नहीं मिलता है तो उसे सामान्य स्थिति में क्या कहा जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चालू साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समीक्षा सप्ताह है, यदि कोई व्यक्ति समीक्षा दिन के ठीक 7 दिन पूर्व से कम 1 दिन 1 घंटा क्या करता है? काम करता है, तो उसको रोजगार में माना जाएगा। कहने का मतलब ये कि जिस सप्ताह में समीक्षा हो रही है उसके पिछले 7 दिनों में अगर उसको कम से कम 1 घंटे का काम नहीं मिलता है तो वह क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। और अगर 1 घंटे का काम करता है तो उसको क्या माना जाएगा? रोजगार माना जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर चालू दैनिक स्थिति या करंट डेली क्या हो जाएगा? स्टेटस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति जो समीक्षा दिन है उन दिनों के साथ साथ प्रत्येक दिन उसके पहले के 4 घंटे से अधिक कार्य करता है तो उसको क्या माना जाएगा? रोजगार या एम्प्लॉयड माना जाएगा। 4 घंटे से अधिक कार्य तो एम्प्लॉयड, अगर 1 से 4 घंटे कार्य करता है तो उसको क्या माना जाएगा? अर्ध बेरोजगार या हाफ अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, राइट। और अगर उसको इतना भी काम नहीं मिलता है तो फिर वो क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। और हमारे देश में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उससे CDS, राइट, करंट डेली स्टेटस के आधार पर ही बेरोजगारी एवं रोजगार मापन के लिए इन विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। अब हम समझते हैं अगला जो कि 5 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए बहुत ही ये टॉपिक क्या है? बहुत ही इजी है। बेरोजगारी के लक्षण या कारक, बेरोजगारी के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं या बेरोजगारी के कारक कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तकनीकी में तीव्र परिवर्तन। जब तकनीकी में तीव्र परिवर्तन होगा तो जैसे हम देखें कि पहले दफ्तरों में बाबू या मुंशी हुआ करते थे, फिर कंप्यूटर आया, 10 मुंशियों का काम अकेला किसने कर दिया? कंप्यूटर ने। तो तकनीकी में तीव्र परिवर्तन होता है तो वह बेरोजगारी का लक्षण होता है। फिर आर्थिक मंदी, फिर मुद्रास्फीति, राइट, क्योंकि समझिए मुद्रास्फीति अधिक होने से मांग एवं आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, राइट। फिर घटती व्यापारिक जो है क्या हो जाएगा? घटती बढ़ती व्यापारिक स्थिति। अगर व्यापार में कभी बढ़ावा मिलेगा या कभी घाटा लगेगा तो उससे भी बेरोजगारी जो है उत्पन्न होने की संभावना होती है। फिर नियोक्ताओं के प्रति नजरिया, फिर उपभोग की बदलती प्रकृति। अगर कोई कंपनी किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रही है लेकिन जो कंज्यूमर है उसने अपनी हैबिट ही बदल ली है तब भी यह बेरोजगारी का लक्षण है। फिर कार्यस्थल पर क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। और फिर अगला हो जाएगा कर्मचारियों का समझ का स्तर। जैसे जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है परंतु अर्थव्यवस्था के या आधुनिक प्रौद्योगिकी बढ़ने के साथ में अगर समझ विकसित नहीं होती है तो वह भी क्या होगा? यहाँ पर बेरोजगारी का लक्षण होगा। तो अब हम बेरोजगारी के दुष्प्रभाव को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 11 नंबर में पूछा जाने वाला या पूछा
जा सकता है। तो बेरोजगारी के जो दुष्प्रभाव हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो यहीं पर हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा कि बेरोजगार व्यक्ति अपने परिवार के जीवन यापन हेतु या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, ऋण लेता है और ऊंचे दर पर ऋण लेता है और ऋण अदा करता है, जिससे ऋणग्रस्तता में क्या होती है, वृद्धि होती है। भाई बेरोजगारी व्यक्ति के पास में जब इनकम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो लोन लेगा और इससे ऋणग्रस्तता भी बढ़ेगी। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि बेरोजगारी से आर्थिक विषमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक और जहाँ पर अमीर व्यक्ति आसानी से व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन बेरोजगार व्यक्ति के पास में आय का कोई भी साधन नहीं होता है, जिससे वह कालांतर में और भी निर्धन होता जाता है। अर्थात इससे गरीबी एवं अमीरी के बीच में जो खाई है वो और भी चौड़ी होती जाती है। तीसरा, बेरोजगारी से मानव शक्ति का अपव्यय होता है या मानव योग्यता का अपव्यय होता है। कोई व्यक्ति हर दिन कार्य करके बहुत अच्छा योगदान दे सकता है अपनी अर्थव्यवस्था में, लेकिन चूंकि रोजगार ही नहीं है, इसीलिए उसकी जो मानव शक्ति है, मानव क्षमता है, उसका क्या होता है, अपव्यय होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर, बेरोजगारी क्या करती है, गरीबी को जन्म देती है, जो कि एक और हमारे देश के लिए अधिक विपत्ति और अधिक क्या होती है, संकटदायी क्या होती है, स्थिति होती है। और गरीबी की वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है और इन दोनों की वजह से जो जीवन स्तर है वो क्या होता है, नीचे गिरता जाता है। अर्थात अगर आप देखें बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, उससे स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जीवन स्तर कम होगा और ये एक चक्र चलता रहेगा जिसको हम गरीबी का या फिर बेरोजगारी का दुष्चक्र कह सकते हैं। राइट। अगला हो जाएगा पांचवा, बेरोजगारी से व्यक्ति समाज में अपना जो है विश्वास खो बैठता है। राइट। और इसके साथ ही समाज में वो अनैतिक गतिविधियों में जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट, हिंसक गतिविधियों में क्या हो जाता है, लिप्त हो जाता है। और ये वाकई में एक फैक्ट है। राइट। जिस देश में बेरोजगारी दर उतनी ज़्यादा होगी उस देश में आलतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होती हैं। राइट। जैसे सोशल मीडिया पर कुछ भी जो है सोशल मीडिया चल रही है, या फिर यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं आंदोलन में, क्षेत्रीय असंतुलन में, विरोधी गतिविधियों में, इस तरीके की चोरी, डकैती, लूटपाट, कई प्रकार की जो है गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जो कि हमारे समाज के हित में नहीं होती हैं। राइट। और भी ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जिनके बारे में हम बहुत विस्तार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर जो जितने भी बेरोजगारी के दुष्प्रभाव हैं इनको अगर हम देखें तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी कई जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। राइट। तो बेरोजगारी की निवारण के लिए या फिर बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकारी कदम या शासकीय कदमों के बारे में समझेंगे, या बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। जैसे क्या हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। राइट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो जाएगी, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। तो इन योजनाओं के बारे में हम बहुत अच्छे से 1 बाय 1 समझेंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए इस योजना की जो शुरुआत थी वो अप्रैल 1999 में हुई थी। अप्रैल 1999 में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो जितने भी परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए लघु उद्योगों की स्थापना करना ताकि उन्हें रोजगार मिल सके एवं आने वाले 3 वर्षों में ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएं, ये इसका जो था लक्ष्य था। तो हम सीधा कह सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उद्योगों की स्थापना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से की जाएगी ताकि 3 वर्षों में ये लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएं।
दूसरा हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा। अब जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, जिसका जो कि 1999 में लागू हुई थी, इसका पुनर्गठन किया गया और इसको 2011 में पुनः क्या किया गया, लागू किया गया, राइट। तो 2011 में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसको लागू किया गया। इसके अनुसार क्या किया जाएगा, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में घर की कम से कम एक महिला को स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा ताकि वह अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। दूसरा हो जाएगा 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक संपोषित अर्थात आर्थिक मदद देते रहना या सहायता देते रहना जब तक कि वे दयनीय स्थिति से उभर नहीं जाते हैं। और इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट, या फिर हम ये कहें कि स्व सहायता समूह की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराना है। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। देखिए हमारे देश में औद्योगिकरण से कई उद्योगों की स्थापना तो हुई, राइट, और हमारे देश में कई क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगारों की संभावनाएं भी हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का जो श्रम बल है वो अकुशल है। अर्थात अगर हमें बेरोजगारी दूर करना है, रोजगार में वृद्धि करना है, तो श्रम बल को कौशल से युक्त करना होगा। और इसके लिए ही कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो योजना है इसका क्या किया, शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र है, राइट, निजी क्षेत्र या संगठित क्षेत्र, उसके कर्मियों में कौशल क्षमता को क्या करना, विकास करना, राइट। और इसमें जो कौशल दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत हो ऐसा उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना में जिन लोगों को स्किल डेवलपमेंट का जो सर्टिफिकेट मिलेगा या प्रशिक्षण पत्र मिलेगा, उनमें से 75% लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही जो प्रशिक्षक हैं, राइट, उनकी कुशलता पर ध्यान देना और इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना भी इस योजना का लक्ष्य है। अब इसके साथ ही अगली हो जाएगी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। केंद्र सरकार के द्वारा भी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का उद्देश्य भी क्या है, कौशल विकास करना और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना ताकि शहरी गरीबी एवं ग्रामीण गरीबी में क्या हो, कमी आए, राइट। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्थानों पर किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य 2017 तक लगभग जो 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है और उनको जो है प्रशिक्षण देना है। और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो सीधा सा बात है, जो है 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 15 वर्ष रखी गई है, राइट। और इसके साथ ही वही जो शहरी योजना के अंतर्गत प्रत्येक शहरी गरीब पर लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये को खर्च करके उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपना जो स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट है उसके तहत जो है वो रोजगार प्राप्त कर सके। और अगली क्रांतिकारी योजना हो जाएगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी जो शुरुआत थी आपको पता है कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन किस नाम से, पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अर्थात नरेगा के नाम से ये शुरुआत हुई थी, राइट। चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली योजना थी, इसीलिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के पहले महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया
तब से इसको हिंदी में मनरेगा के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, राइट। तो ये हो जाएगी। अब इसके तहत किया जाएगा, जो मनरेगा स्कीम है इसमें अगर कोई सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों का क्या करना, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत के जो जितने भी नागरिक हैं, राइट, ग्राम पंचायत के जो जितने भी नागरिक हैं उनको 5 किलोमीटर के दायरे में 100 दिनों का, अगर सूखे क्षेत्र हैं तो 100 दिनों का क्या कराएगी, रोजगार उपलब्ध कराएगी। और वहीं पर अगर जनजाति क्षेत्र है तो वहाँ पर 150 दिनों की जो रोजगार है उसकी गारंटी दी जाती है, राइट। काम दिलाएगी कौन, ग्राम पंचायत। 100 दिनों का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, 150 दिनों का जनजातीय क्षेत्रों में। तीसरी चीज, ये जो काम है ये कैसा है, अकुशल श्रम के लिए कौन हो, तैयार हो। मतलब इसके लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। अकुशल श्रम जैसे जो आसपास है पर्यावरण करना, साफ सफाई करना, उसके लिए अगर जो है ग्राम पंचायत के जो भी जितने भी उम्मीदवार हैं वो यदि तैयार हैं तो उनको अकुशल श्रम उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर गारंटी का मतलब ये है कि अगर ग्राम पंचायत उनको 100 दिनों का रोजगार देने में असमर्थ होती है तो उन्हें फिर क्या दिया जाएगा, रोजगार भत्ता। ये इस एक्ट की महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है। तो ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराएगी, अकुशल श्रम के लिए जो तैयार हों उनको 100 दिनों का सूखा क्षेत्रों में, 150 दिनों का जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी जाएगी। और अगर नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें यह भी निश्चित किया गया है कि 33% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर क्या हो, सृजित भी हो सके। और महामारी जैसे कोरोना जो महामारी है इससे निकटने के लिए भी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी है, राइट, क्राइसिस है। इससे निकलने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राइट। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा, फलस्वरूप समग्र मांग में वृद्धि होगी और फिर आपको पता है कि उससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। अब हम यहाँ पर बेरोजगारी के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार बेरोजगारी किन समस्याओं से या किन कारणों की वजह से उत्पन्न होती है। तो हम बेरोजगारी के कारणों को एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला तो हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, बेरोजगारी, राइट, इन सब के लिए जिम्मेदार है। और दूसरी चीज है कि श्रम की आपूर्ति में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से हमारे देश में जो जितनी भी उत्पादन शक्तियां हैं उनमें जो रोजगार है उससे अधिक हमारे पास में क्या है, जनसंख्या अधिक है, राइट। और इस वजह से श्रम की आपूर्ति हो जाती है और उस वजह से जो बचे लोग होते हैं वो बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी, अर्ध विकासशील है। अतः हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में एवं सेवा क्षेत्र में अभी भी उतने रोजगारों का सृजन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तीसरा, हमारे देश में जो कृषि है वो कृषि की मौसमी प्रकृति एवं सिंचाई संसाधनों का क्या है, अभाव है। अर्थात सिंचाई संसाधनों की ना होने की वजह से अभी भी अधिकांश देश की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित होती है और इस वजह से पूरी की पूरी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर होती है, राइट। और जिस दिन या जिस वर्ष मानसून कमजोर होता है जो है सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और उससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भी बढ़ती है और कृषि उत्पादकता में कमी भी आती है। अगला, औद्योगिकरण की जो है गति कैसी है, मंद है। हमारे देश में औद्योगिकरण उतना नहीं हुआ है। अपेक्षाकृत चाइना की बात करें तो वहाँ पर औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है, राइट। और इसी वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन विनिर्माण को बढ़ावा
दिया जाए। अगला हो जाएगा औद्योगिक विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाओं का क्या है, अभाव है, राइट। और इसी वजह से जो है स्किल जो है कौशल का अभाव पाया जाता है। श्रमिकों की गतिशीलता का क्या होता है, अभाव होता है। अब देखिए ये भी हमारे देश में बेरोजगारी के लिए एक प्रमुख कारण होता है। दरअसल आप ये समझिए कि अगर किसी मुख्य शहर से उसके 10-50 गांव के लिए जो है अवसंरचना जैसे सड़क है, रेल व्यवस्था बहुत है, तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काम करने के लिए डेली क्या कर पाएंगे, अप डाउन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे शहरों में क्या है, एक तो कंजक्शन है, राइट, कंजेशन है, ऊपर से ट्रैफिक की समस्या है, राइट, अच्छी सड़कें नहीं है, तो उससे जो मूवमेंट है वो क्या होगा, अवरुद्ध होगा। इसीलिए गांव के व्यक्ति अपना जो सामान है वो बेचने के लिए शहर नहीं आ पाएंगे या डेली आधार पर काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। इसीलिए अगर काम करने वालों की, श्रमिकों की अगर गतिशीलता होती है तो उससे भी रोजगार के जो है अवसर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। अब अगला हो जाएगा अधिक संख्या में शरणार्थियों का क्या होता है, आगमन होता है। अब आपको पता है कि शरणार्थी जब आते हैं तो वो बहुत ही कम दाम पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे जो घरेलू नागरिक होते हैं उनके रोजगार छिन जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। वहीं स्त्रियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा रोजगार की मांग, भाई जो जितने भी सेवानिवृत्त, राइट, रिटायर्ड जैसे जो आर्मी अफसर होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए भी इच्छुक होते हैं, इसीलिए भी जो नए युवा हैं उनको रोजगारी नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम एक कारण मान सकते हैं कि हमारे देश की स्त्री और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा जो रोजगार की मांग की जा रही है उससे भी रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है, राइट। फिर हो जाएगा पूंजीगत उद्योग में अधिक जो है वो क्या है, निवेश हो रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पर पूंजीगत उद्योग, इसका मतलब हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव, राइट। अब आप समझिए कि जो पूंजीगत उद्योग होते हैं उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जहां पर तकनीकी के आधार पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसकी जगह पर हमारे देश में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे रोजगार में अधिक अवसर बढ़ेंगे। वहीं हमारे देश में कुटीर एवं जो लघु उद्योग है उनका भी अल्प विकास हुआ है। फिर मानव जो शक्ति है उसका भी क्या है, दोहन का, उचित दोहन का क्या है, अभाव है, जिसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर अनुपयुक्त जो है तकनीकी का प्रयोग। फिर निजी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्रों का दखल बढ़ रहा है, जिससे निजी क्षेत्र में वृद्धि प्रभावित हो रही है, अपेक्षाकृत जो है या फलस्वरूप जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर वर्तमान, ये भी हम जो है वर्तमान समय में, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जो वर्तमान शिक्षा है वो आधुनिक अर्थव्यवस्था के तालमेल बनाने में असमर्थ है, या हम ये कहें कि वर्तमान की जो शिक्षा है वो डिग्री प्रणाली पर आधारित है। भाई डिग्री मिल गई और हमारी जो है शिक्षा कंप्लीट हो गई, जिसकी वजह से जो हमारे देश में अकुशल श्रम की प्रधानता है, अर्थात जो है कौशल नहीं है, स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, डिग्री पहले आ जाती है, राइट। फिर मनोवृत्ति में जो है क्या हो रहा है, साइकोलॉजी में भी परिवर्तन, इसके यहाँ पर देखें तो वर्तमान शिक्षा का आधुनिक अर्थव्यवस्था से तालमेल का अभाव। अगला हो जाएगा आधारभूत संरचना एवं पूंजीगत संसाधनों की जो है निर्माण की क्या है, मंद गति है। अगर आधारभूत संरचना जैसे सड़क, रेलवे, इनमें भी वृद्धि होगी तो आधारभूत संरचना से आर्थिक विकास भी होगा, रोजगारों का भी सृजन होगा, बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम शहरी बेरोजगारी एवं ग्रामीण बेरोजगारी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर शहरी बेरोजगारी के बारे में हम समझेंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे शहरी बेरोजगारी कहा जाता है, राइट। अब इसके कई कारण होते हैं, राइट। शहरी बेरोजगारी के कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा का विस्तार ना होना,
राइट। दूसरा हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा का समय अनुकूल ना होना। नो डाउट शहरों में जो साक्षरता दर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में वर्तमान समय में जिस स्किल की, जो कौशल की आवश्यकता है, वह कौशल हमारी शिक्षा प्रणाली देने में असमर्थ है। तीसरा, मनोवृत्ति में भी क्या है, परिवर्तन है, या साइकोलॉजी में भी परिवर्तन हो रहा है, राइट। जो शहरी युवा वर्ग है वो स्वरोजगार में उतने ज़्यादा इच्छुक नहीं होते हैं। अगला अगर आप देखें तो नौकरी के प्रति जो लगाव है और जिसकी हम मनोवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वर्तमान समय में हमारे देश में उद्यमशीलता का जो गुण है वो क्या बहुत कम है। इसीलिए हमारे देश के जो जितना भी युवा वर्ग है वो रोजगार ढूंढता है, ये नहीं कि खुद जो है कंपनी या व्यापार करे, एक तो खुद स्वरोजगार करे और दूसरों को भी रोजगार दे। अर्थात ऐसी साइकोलॉजी बन चुकी है, और वो साइकोलॉजी क्या है कि नौकरी ढूंढते हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट। और रोजगार के स्वरोजगार मतलब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए क्या है, उदासीनता है। फिर उत्तरदायित्व से क्या होता है, दूर भागना होता है, राइट। पक्षपात एवं भ्रष्टाचार की समस्याओं की वजह से भी शहरी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। और शहरी बेरोजगारी के निराकरण के लिए हम इतने सुझाव दे सकते हैं, जैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार होने चाहिए ताकि वोकेशनल जो एजुकेशन है उसमें वृद्धि हो सके, कौशल में वृद्धि हो सके। फिर साइकोलॉजी में बदलाव होना चाहिए, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लोग जो है रोजगार सृजन करने से अधिक अपना व्यापार करने के लिए इच्छुक ज़्यादा होते, और हमारे देश में क्या है कि 4-5 लाख जो रुपए हैं वो बैचलर डिग्री, पीजी डिग्री, बस कॉलेज क्या है, कॉलेज है मौज मस्ती, डिग्री मिल गई और एजुकेशन खत्म। इसकी जगह पर जो जितना, एक तरीके से अगर हम ये कहें कि व्यक्ति जितना कॉलेज पर या फिर अपने नौकरी प्राप्त करने के लिए जितना खर्च करता है उतने में वह अपना एक तरीके से अपना व्यापार भी कर सकता है। फिर ऐसे विद्यार्थी या ऐसे युवा जो कि अपना रोजगार सृजन करने में असक्षम है, उनके लिए सरकारी सहायता भी होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कौशल प्रशिक्षण का विस्तार भी होना चाहिए। अब यहाँ पर सरकार ने शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, तो उसमें पहला हो जाएगा जिला स्तरीय केंद्रों में उद्योगों की स्थापना की जा रही है, ताकि जो जिला स्तर है उनमें उद्योगों की स्थापना हो सके और आसपास के क्षेत्रों के जो नव युवक हैं उनको रोजगार मिला सके, राइट। फिर जो इंजीनियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, हमारे देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनके पास में प्रशिक्षण नहीं है, इसीलिए वो रोजगार तलाशने में बहुत ही क्या होते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तीसरा, सरकार ने परिवहन सहायता भी उपलब्ध कराई है ताकि जो है आना जाना आसान हो सके और उससे रोजगार में वृद्धि हो सके। फिर सरकार ने जो है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर भी विशेष प्रभाव दिया है, ताकि उन उद्योगों की स्थापना हो सके और शहरी बेरोजगारी दूर हो सके। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगला हो जाएगा ग्रामीण बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त होती है उसे हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं, राइट। और इस बेरोजगारी में अगर आप देखें तो प्रचंड बेरोजगारी भी आ जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी सम्मिलित होती है, राइट। अब जो ग्रामीण बेरोजगारी है उसके प्रमुख कारण है, पहला तो यही हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव क्या है, अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगारों की कमी होती है, इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव अधिक होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव अधिक होता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, चाहे कृषि हो या कृषि के अन्य जो गतिविधियां होती हैं वो मौसम पर संबंधित होती हैं, राइट। फिर कुटीर उद्योगों का जो है वो पतन हो चुका है, राइट, जिससे भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। फिर कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण एवं आधुनिक प्रणाली का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, राइट। चाहे वो कीटनाशक छिड़काव की चर्चा हो, कीटनाशक छिड़काव हो, या फिर खाद बीज यूरिया देना हो, राइट, या फसलों की जो है हार्वेस्टिंग करना हो, सब में हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, इनका प्रयोग किया जा रहा है और इससे बहुत जो है बेरोजगारी बढ़ी है, राइट। अगला, परिवारों का जो है वृद्ध स्वरूप होता है और उत्तराधिकार के जो नियम है, राइट, ये मैंने बहुत बढ़ाया आपको कि जो है लॉ ऑफ सक्सेशन की वजह से जो लैंड होल्डिंग्स हैं या कृषि जोत है वो छोटी हो जाती हैं। जितनी छोटी होंगी निवेश की संभावना उतनी कम होगी, उत्पादकता भी उतनी कम होगी। फिर जमींदारी प्रथा, संयुक्त परिवार के चलते सीमांत उत्पादकता, क्योंकि संयुक्त परिवार होने से जो जितने भी कार्यशील जनसंख्या होती है, 5 भाई या जितने भी 5 या 6 सदस्य होते हैं, वो बहुत कम भूभाग पर खेती करते हैं, जिससे जो उत्पादकता होती है वो उतनी होती है, राइट। फिर उनकी जो वित्त पहुंच होती है उसका अभाव होता है और सरकारी नौकरशाही का जो है उदासीन रवैया होता है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन भी नहीं होता। अब ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए, निवारण के लिए जो सुझाव है, हो सकता है परीक्षा में पूछे जाए तो कि ग्रामीण बेरोजगारी के निवारण के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए, तो हम यहाँ पर इन सुझावों को दे सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिकरण होना चाहिए, अर्थात औद्योगिकरण से उद्योग धंधों की स्थापना होगी और स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। दूसरा, जो बहुफसलीय कृषि प्रणाली होना चाहिए, ताकि अलग अलग फसलों की बुआई कटाई को लेकर कई प्रकार के जो हैं अलग समय पर अलग अलग प्रकार के जो है रोजगार सृजित होंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम भी चलाना चाहिए, जिससे रोजगार में वृद्धि हो सके। फिर कृषि के अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए भी रोजगार का विकास करना चाहिए और लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वैकल्पिक जो है रोजगारों की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करनी चाहिए, राइट, इत्यादि। अब सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा यहाँ पर ट्राई सेम हो जाएगा, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ऑफ सेम एम्प्लॉय। इससे क्या किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार का क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपने खुद के जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह खुद का जो है स्वरोजगार शुरू कर सके। फिर अगला हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, समन्वित, राइट, समन्वित जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिससे समग्र रूप से ग्रामीण विकास होगा और ग्रामीण विकास के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होंगे, बेरोजगारी कम होगी। और इसकी शुरुआत हुई थी 1980 से। फिर हो जाएगा ड्वाक्रा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरिया, राइट। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल जो जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट है उन पर ध्यान देना। चौथा हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और हम ये पढ़ चुके हैं। अगला हो जाएगा गंगा कल्याण योजना और फिर हो जाएगा मनरेगा, राइट। तो ये थे ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्षेत्रीय असंतुलन से तात्पर्य होता है देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, राइट, हो सकता है वन क्षेत्र हो, समतल क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्रों जैसे जिला या राज्यों में। तो क्षेत्रीय असंतुलन से तात्पर्य देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों एवं राजनीतिक क्षेत्रों के असमान विकास से होता है। अर्थात जब एक क्षेत्र विशेष की तुलना में कोई दूसरा क्षेत्र विशेष अधिक विकसित हो जाता है या बहुत कम विकसित होता है, तो उस असमान विकास को ही क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय असंतुलन बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पर इसका जो कारण है वो कारण क्या हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों के समतापूर्ण उपयोग ना होने से है। अगर दो क्षेत्रों में उपयुक्त संसाधन है तो हो सकता है एक क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन बहुत अच्छे से हो रहा है और दूसरे क्षेत्रों में उनका दोहन नहीं हो रहा है।
जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो एक चुनौती भी है और एक क्या है, अवसर भी है। अर्थात यहाँ पर जो विकसित क्षेत्र है उसमें और विकास किया जा सकता है, और जो अविकसित क्षेत्र है जो वर्षों से पिछड़ा हुआ है उनमें हम विकास भी कर सकते हैं। इसीलिए ये एक चुनौती भी है और एक क्या है, अवसर भी है, ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन पर विकास किया जा सके। अगर इसकी हम दो परिभाषाएं और देना चाहें तो वो ये है कि सापेक्ष रूप से किसी विकसित और आर्थिक दृष्टि से दबे हुए राज्यों के सह अस्तित्व को ही क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से जो भिन्नता होती है उस भिन्नता को ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। और इसका कारण वही है, या तो दोनों क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो और दूसरे क्षेत्र में ना हो, या फिर यदि दोनों क्षेत्रों में समान प्राकृतिक संसाधन है तो उनका दोहन जो है वो असमान तरीके से हो रहा है। तो या तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि में अंतर है, या फिर मनुष्यकृत कारणों से भी इसका जो है वो कारण हो सकता है। और मनुष्यकृत कारणों के कारण ही हो सकता है एक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उसमें निवेश और विकास अधिक हो, और उसकी अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में निवेश कम हो और विकास पर भी कम ध्यान दिया जाए, इसलिए वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। अब हम कुछ शब्दों पर देंगे क्षेत्रीय असंतुलन के जो है सूचक क्या होते हैं। तो आपको पता है कि यदि एक क्षेत्र विशेष की तुलना में अगर दूसरे क्षेत्र विशेष में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, साक्षरता के जो सूचक हैं उनमें कमी होती है, शिशु मृत्यु दर एवं जो जन्म दर है, इन आंकड़ों में जो कमी या वृद्धि होती है, जैसे अगर जन्म दर वृद्धि होगी, राइट, और शिशु मृत्यु दर भी क्या होगी, अधिक होगी, साक्षरता कम होगी, प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी, तो वह क्षेत्रीय जो है एक तरीके से पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाएगा। और इसकी तुलना जब हम एक किसी विकसित क्षेत्र से करेंगे तो उसको ही क्या कहेंगे, हम क्षेत्रीय असंतुलन कहेंगे, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसके आधार पर ही हमारे देश में जो राज्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। हमारे देश के कुछ जो राज्य हैं उनको अग्रगामी राज्य और कुछ जो राज्य हैं उनको पिछड़े राज्यों का दर्जा दिया गया है। जो अग्रगामी राज्य हैं, तो अग्रगामी राज्य वे राज्य हैं जिसमें विकास अच्छा हुआ है, जैसे पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ये हमारे देश के विकास के अग्रगामी राज्य हैं। तो वहीं जो पिछड़े राज्य हैं वो कौन से हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अब अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 15 राज्य हैं, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इन राज्यों में देश की 90% जनसंख्या क्या है, निवास कर रही है। और इस 90% जनसंख्या में भी 48% जो है अग्रगामी राज्यों में निवास करती है और 42% जो है वो पिछड़े राज्यों में निवास करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की 42% जो जनसंख्या वो पिछड़े राज्यों में निवास करती है और 48% कहाँ पर, अग्रगामी राज्यों में निवास करती है, राइट। और यहाँ पर जो इनकी तुलना में अगर हम देखें तो अग्रगामी जो राज्य हैं उनको प्रोत्साहन अधिक मिला है, चाहे वो हरित क्रांति से संबंधित हो। और एक चीज़ और है, जो अग्रगामी राज्य हैं उनमें औद्योगिक हो या कृषि विकास दर हो वो इनकी तुलना में अधिक ही रही है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की चर्चा करें तो 1993-94 की कीमतों के आधार पर जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था उसके आंकड़े यहाँ पर लिए गए हैं। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि 1990-91 में पंजाब की अधिकतम जो प्रति व्यक्ति आय
और जो बिहार की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय का जो अनुपात है वो 2.4% है, और जो कि कितना हो गया है 2002-03 में 3.8% हो गया है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो क्षेत्रीय असंतुलन है, राइट। वैसे ही अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे देश में जो सुधार प्रक्रिया है, राइट, और जो जितने भी हमारे देश में विकास, देश में आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, उन्होंने असमानताओं को और भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो अग्रगामी है या सापेक्षता अधिक विकसित जो राज्य हैं उनको अधिक इससे क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। और वहीं पर अगर हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर की चर्चा भी करते हैं, तब भी अगर हम देखें 1990-91 से 17-18 के बीच में जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 7.3 की जो दर है वो वृद्धि दर कहाँ पर हुई, अग्रगामी राज्यों में। तो अग्रगामी राज्यों की वृद्धि दर रही 7.03, और वहीं पर पिछड़े जो राज्य हैं उनमें 4.69% की क्या रही, वृद्धि दर रही, राइट। और इस अंतर के कारण ही जो आर्थिक सुधार हैं उनके पश्चात और असमानताएं क्या हो गई, बढ़ गई। जिन राज्यों की वृद्धि दर अधिक थी वहां पर आर्थिक सुधार जब लागू हुए तो उनकी वृद्धि दर और अधिक हो गई, और जो पिछड़े हुए राज्य थे वो क्या हो गए, और भी पहले से कम क्या हो गए, पहले से ज्यादा बिछड़े हो गए, राइट। अब अगर हम यहाँ पर समझते हैं, ये जो है ये 11 नंबर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि क्षेत्रीय असंतुलन के प्रमुख कारण क्या हैं, राइट। तो हम यहाँ पर बारी बारी से क्षेत्रीय असंतुलन के प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला क्या हो जाएगा कि देखिए, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन एवं उनके दोहन की तकनीक उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से वे राज्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आगे निकल जाएंगे, राइट। और जिन देशों में एक तो क्या है, संसाधन ही नहीं है, जैसे अगर हम देखें छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इन राज्यों में कोयला है, लोहा है, कई धातुएं बहुमूल्य रूप से पाई जाती हैं, राइट। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें संसाधन उतने अधिक मात्रा में पाए नहीं जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि उन क्षेत्रों में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उनका क्या कर सकें, दोहन कर सकें। इसीलिए जो अल्प संसाधन वाले राज्य होते हैं उनको हमेशा पर्याप्त पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है, और इस वजह से भी जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं वो क्या हो जाएंगे, विकास की प्रक्रिया में आगे निकल जाएंगे। दूसरा यहाँ पर जो कारण है वो क्या है, जनसंख्या। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अनुकूल स्तर से क्या है, ज़्यादा है, राइट, उन क्षेत्रों में संसाधनों का भी क्या होता है, अधिक दोहन होता है, और फलस्वरूप उन क्षेत्रों में अधिक समस्याएं भी क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक ढांचा, अर्थात जिन क्षेत्रों में ढांचा क्या है, पारंपरिक है, आर्थिक गतिविधियां क्या है, पारंपरिक है, अर्थात वहाँ की जो आर्थिक प्रणाली है या आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रवेश नहीं हुआ है, या फिर हम ये कहें कि औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं मिला है, तो वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी अवस्था में है। और वहीं पर जिन राज्यों में नई टेक्नोलॉजी का या फिर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है उन क्षेत्रों में विकास क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गरीबी, कि जिन क्षेत्रों के लोग गरीब हैं उन लोगों की जो क्रय शक्ति है, राइट, क्रय शक्ति कम होने से वहाँ पर मांग भी कम रही, फलस्वरूप उत्पादन भी कम हुआ और वहाँ की विकास दर भी कम रही। और वहीं अगर हम देखें कि जिन क्षेत्रों में लोग कम गरीब थे या लोग क्या थे, अधिक अमीर थे, वहाँ पर उनकी जो क्रय शक्ति भी अधिक थी, फलस्वरूप जो हुआ मांग बढ़ी, उत्पादन के लिए उद्योग धंधे उत्पन्न हुए और उनका आर्थिक विकास हुआ, और इसी ने क्षेत्रीय असंतुलन को क्या दिया, जन्म दिया। फिर आगे हो जाएगा कि जिन क्षेत्रों में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ या प्रथाओं पर लोग क्या करते हैं, अधिक विश्वास करते हैं, वो लोग जो है विकसित सोच के साथ में आधुनिक
आधुनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों से कदम नहीं मिला पाते हैं और फलस्वरूप वहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। राइट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव क्या हैं। तो क्षेत्रीय असंतुलन से निम्नलिखित क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। राइट। सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि क्षेत्रीय जो असंतुलन होता है, राइट, वो क्या करता है कि वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। राइट। अर्थात जो असंतुलित विकास होता है या फिर हम ये कहें कि जो क्षेत्रीय संतुलन है वो संघर्ष को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगर हम देश की बात करें तो देश में एक राज्य के लोग ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार हमारे राज्य पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना ध्यान दूसरे राज्यों पर दे रही है। राइट। या फिर हो सकता है कि राज्य की बात करें, राज्य में भी हो सकता है कि लोग कहें कि भाई मुख्यमंत्री ने अपने जो चुनावी क्षेत्र वहाँ पर तो खूब विकास किया और हमारे क्षेत्र पर क्या हुआ, विकास पर ध्यान ही नहीं दिया है। राइट। तो यहाँ पर असंतुलित विकास के कारण या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और इसी संघर्ष के बाद वजह से किसी किसी क्षेत्रों में नक्सलवाद की जो है समस्या भी उत्पन्न हुई है। नक्सलवाद की समस्या उन्हीं क्षेत्रों में उत्पन्न हुई है जहां पर विकास नहीं हुआ है। राइट। और इसकी वजह से ही जो सीसेशनिस्ट टेंडेंसी होती है या अलगाववाद जिसको हम कहते हैं अलगाववाद, अलगाववाद की जो है विचारधारा भी इसी वजह से जन्म लेती है। भाई जैसे अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ अलग कैसे हुआ, भाई मध्य प्रदेश में जो हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसमें अच्छा खासा विकास हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा कोयले के भंडार होने के बावजूद या प्राकृतिक संपन्न प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद जब छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हुआ तो वहाँ के लोगों को लगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या हमारे राज्य की जो सरकार है वो हम पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए उन्होंने अलगाववाद के चलते हुए अलग राज्य की क्या की मांग की और छत्तीसगढ़ क्या हो गया, अलग हो गया। जो क्षेत्रीय असंतुलन के कारण ही नए जिले की मांग, राज्य की मांग, नए राज्य की मांग अर्थात सीसेशनिस्ट जो टेंडेंसी होती है उसको बढ़ावा मिलता है। राइट। दूसरा प्रभाव यहाँ पर ये हो जाएगा कि आर्थिक असंतुलन के कारण जो अविकसित क्षेत्र होते हैं वो कभी कभी जो है वो सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। राइट। और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कई बार दबाव उठाते हैं और हथियार भी उठा लेते हैं, जैसे ही हम नक्सलवाद जैसी समस्याओं के बारे में जानते हैं। राइट। तो जो नक्सलवाद जैसी समस्याएं हैं वो क्षेत्रीय असंतुलन के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। तीसरा हो जाएगा कि क्षेत्रीय असंतुलन से अविकसित क्षेत्रों में जो विकसित क्षेत्रों की ओर लोगों का क्या होता है, प्रवासन होता है, माइग्रेशन होता है। राइट। और यही तो कारण है कि हमारे देश में एक तो अविकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, और जो कि हमारे देश के लिए या हमारे आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो उससे एक तो शहरी क्षेत्रों के जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जल है चाहे भूमि है, उन पर दबाव क्या होता है, अधिक बढ़ता है और इससे कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। राइट। अगला हो जाएगा, हाँ, अगर यहाँ पर ये हो कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हैं, तो अगर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाता है तो उससे दबाव नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर फिर वो उतने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन रोजगार की तलाश में ही जब एक तरीके से ग्रामीण जो है पूरी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों पर जाएगी तो उससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। राइट। अगला हो जाएगा, विकसित क्षेत्र की जो लोगों की आय है वो क्या होती है, अधिक होती है, जिससे वहाँ के लोग तो जो है वो विलासिता का जीवन जीते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आय के संसाधन बहुत कम होते हैं, इसीलिए अविकसित क्षेत्र के लोग व्यय की कमी के कारण चोरी डकैती करते हैं, जिससे सामाजिक जो है असंतुलन होता है या समाज में नैतिक पतन भी होता है। राइट। क्षेत्रीय असंतुलन से अगला है
क्षेत्रीय असंतुलन से अविकसित देशों में संसाधनों का जो है पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे वे पिछड़े रह जाते हैं। चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, अगर उसमें प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होगा तो वो पिछड़ ही जाएंगे। राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं क्षेत्रीय असंतुलन के लाभ क्या हैं। राइट। हालांकि अगर हम देखें तो क्षेत्रीय असंतुलन, मैंने पहले भी बताया था कि क्षेत्रीय असंतुलन है वो एक चुनौती भी है और वो अवसर भी है। अगर हम क्षेत्रीय असंतुलन को अवसर मानते हैं तो उससे हम निम्नलिखित लाभ ले सकते हैं। पहले क्या हो जाएगा, पूंजी निर्माण हो जाएगा। राइट। जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े राज्यों में हम निम्न दरों पर ब्याज दर उपलब्ध करा के वहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर वहाँ पर हम पूंजी निर्माण भी कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रौद्योगिकी को प्रवेश करा करके हम नए नए उत्पादों को भी क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। राइट। फिर तीव्र आर्थिक विकास भी कर सकते हैं उन क्षेत्रों में। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामंजस्य भी जो है, सामंजस्य भी हम बिठा सकते हैं और श्रम शक्ति का जो है संचय भी हो सकता है। तो ये अगर हम क्षेत्रीय असंतुलन को अवसर माने तो अवसर मानकर अगर हम वहाँ पर सही नीतियाँ, सही कार्यक्रम को लागू करें, सही शासकीय सहायता उपलब्ध दें तो उससे निम्नलिखित लाभों हो सकते हैं। राइट। वहीं क्षेत्रीय असंतुलन से स्वाभाविक रूप से हानियाँ क्या होती हैं, अधिक होती हैं। राइट। जिसमें सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति है वो हो जाएगी यहाँ पर अलगाववाद की। राइट। अलगाववाद हो जाएगा और सीसेशनिस्ट जो टेंडेंसी है। राइट। राज्य जो है, एक राज्य है तो दूसरे राज्य की डिमांड करना, नए जिले की डिमांड करना या नए देश की डिमांड करना। तो जब एक विकसित क्षेत्र की तुलना में अविकसित क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अलगाववाद या अपने आप को पूरे देश से या हो सकता है राज्य से अलग समझते हैं।